नमस्ते। भारत की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है? पर्दे के पीछे वो कौन से गार्डियन हैं, कौन से संरक्षक हैं जो ये पक्का करते हैं कि बाजार में सब कुछ फेयर हो और आम लोगों का पैसा सुरक्षित रहे? तो आज हम इन्हीं तीन बड़े पिलर्स को समझने वाले हैं, एसईबी, फ्यूचर्स मार्केट और एफएसडीसी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सब काम कैसे करते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले मार्केट के रेफरी यानी सेबी से मिलेंगे और ये भी जानेंगे कि वक्त के साथ इसकी शक्तियां कैसे बढ़ीं। फिर हम फ्यूचर्स मार्केट की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद हम बड़े पिक्चर पर नज़र डालेंगे और वित्तीय स्थिरता को संभालने वाले एफएसडीसी को समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम सब कुछ फटाफट रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना याद रहा। तो हमारी पड़ताल का पहला पड़ाव है सेबी। यूँ समझिए कि अगर शेयर बाजार एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है तो कोई ना कोई रेफरी तो होना ही चाहिए, है ना? कभी ये सवाल मन में आता है कि भारत के इतने बड़े और हलचल भरे स्टॉक मार्केट में खेल के नियम बनाता कौन है? मतलब वो कौन है जो सीटी बजाकर गलत काम करने वालों को लाइन पर लाता है? तो इसका जवाब है सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत के पूरे सिक्योरिटीज और कमोडिटीज बाजार को चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। आसान भाषा में कहें तो असली बॉस। सेबी का सफर ना काफी दिलचस्प रहा है। 1988 में जब ये बना तो ये एक बिना दांतों वाले शेर जैसा था। मतलब अधिकार तो थे पर असली ताकत नहीं थी। लेकिन 12 अप्रैल 1992 को सब कुछ बदल गया। सेबी एक्ट 1992 के साथ इसे मिली असली कानूनी शक्तियां और ये भारतीय बाजार के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन कहानी 1992 में ही खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे बाजार और भी कॉम्प्लेक्स होता गया, सेबी को भी और मजबूत बनना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ एक रेगुलेटर से एक जासूस जैसी जांच एजेंसी में कैसे तब्दील हो गया। तो सेबी असल में करता क्या है? इसे बाजार का वॉचडॉग समझिए। इसका मेन काम है धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी गलत चीजों को रोकना। साथ ही ये इन्वेस्टर्स को जागरूक भी करता है और ये भी पक्का करता है कि जब एक कंपनी दूसरी को खरीदती है तो सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। कुल मिलाकर ये बाजार में सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। अब एक बहुत ही जरूरी साल पर ध्यान देते हैं, 2014। इस साल ऐसा क्या खास हुआ जिसने सेबी को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना दिया? 2014 में सेबी अमेंडमेंट एक्ट ने इसे असली जांच की ताकत दी। अब सेबी सिर्फ नियम नहीं बना सकता था, बल्कि नियम तोड़ने वालों को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता था, उनके कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर सकता था और हाँ, मुंबई की एक खास अदालत से परमिशन लेके तलाशी और जब्ती भी कर सकता था। इससे सेबी बाजार के अपराधियों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। और ये जानकारी सीधे सोर्स से ली गई है। अगस्त 2014 के इस कानून ने बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए सेबी को ये जबरदस्त नई शक्तियां दी। ये तारीख और ये शक्तियां दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं, तो इन्हें याद रखना अच्छा रहेगा। अच्छा, अब जब हम सेबी की शक्तियों को समझ गए हैं, तो चलिए उस खेल के मैदान को भी देख लेते हैं जहां ये रेफरी काम करता है। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स मार्केट की। फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा बाजार है जहां लोग आज के भाव पर भविष्य में किसी चीज को खरीदने या बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आज ही ये तय कर लेना कि 3 महीने बाद गेहूं किस दाम पर खरीदा जाएगा। और जानते हैं, इस बाजार का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। पुरानी फिल्मों में शायद देखा हो, जहां ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग पिट में चिल्ला चिल्लाकर और हाथ के इशारों से सौदे करते थे। लेकिन आज ये सब कुछ एकदम शांत और डिजिटल हो गया है। सब काम कंप्यूटर स्क्रीन पर बस कुछ क्लिक्स में हो जाता है। और ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। न्यूयॉर्क से लेकर शिकागो तक दुनिया भर में ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज मौजूद हैं। ये दिखाता है कि भविष्य के सौदों का ये तरीका पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का एक कितना अहम हिस्सा है। तो अब तक हमने एक रेगुलेटर और एक बाजार को देखा, लेकिन क्या कोई है जो इन सभी पर और पूरी की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम पर एक साथ नजर रखता है? यहीं पर एंट्री होती है एफएसडीसी की, जिसे भारत की सुपर रेगुलेटरी बॉडी भी कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी एफएसडीसी सरकार की बनाई एक टॉप लेवल टीम है। इसका काम ये देखना है कि देश की पूरी फाइनेंशियल प्रणाली, मतलब बैंकिंग, बीमा कंपनियां और बाजार सब मिलकर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ये अलग अलग रेगुलेटर्स के बीच एक पुल की तरह काम करता है ताकि कोई बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी ना हो।
इसकी कहानी 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद शुरू हुई थी, जब रघुराम राजन कमेटी ने ऐसे एक निकाय का आइडिया दिया। इस आइडिया को हकीकत में बदला 2010 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, और तब से ये एक परंपरा सी बन गई है कि भारत के जो भी केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं वही इसके प्रमुख भी होते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब परीक्षा के नजरिए से सभी जरूरी बातों पर एक तेज नजर डालते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, मुख्य बातें क्या हैं। सेबी को 1992 के एक्ट से कानूनी शक्ति मिली, फिर 2014 में इसे तलाशी और जब्त की बहुत अहम शक्ति मिली। फ्यूचर्स मार्केट, जो कभी शोर शराबे वाली जगह थी, अब पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है। FSDC, जिसे 2010 में प्रणब मुखर्जी ने स्थापित किया था, एक सुपर रेगुलेटर है, और इसका आइडिया रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में दिया था। और हाँ, याद रखिए, इसके अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये पॉइंट्स परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब कुछ सवालों से अपने ज्ञान को परखते हैं, देखते हैं हमें कितना याद है। तो पहला सवाल, सेबी की स्थापना किस साल हुई थी? सही जवाब है 1988। दूसरा सवाल, सेबी को कानूनी शक्तियां कब मिली? 1992 में। तीसरा, सेबी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाजार को रेगुलेट करना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। चौथा सवाल, 2014 का एक्ट सेबी को किस शहर की अदालत से तलाशी की इजाजत लेने की शक्ति देता है? वो शहर है मुंबई। पांचवां, भविष्य की डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की बाजार को क्या कहते हैं? फ्यूचर्स मार्केट। छठा, अमेरिका का कौन सा शहर एक बड़े मर्केंटाइल एक्सचेंज का घर है? न्यूयॉर्क या शिकागो? सातवां सवाल, FSDC की स्थापना किस साल हुई? 2010 में। आठवां, FSDC की स्थापना करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? प्रणब मुखर्जी। नौवां सवाल, किस कमेटी ने सबसे पहले FSDC जैसे सुपर रेगुलेटरी बॉडी का आइडिया दिया था? रघुराम राजन कमेटी। और आखिरी सवाल, FSDC का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री। उम्मीद है कि ज्यादातर जवाब सही हुए होंगे। ये विश्लेषण आपके लिए गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। हमेशा याद रखें, हमारी अर्थव्यवस्था के इन संरक्षकों को समझना ही फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।